हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार ने 40 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने बीते 8 सालों में 40.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपए की राशि बांटी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुद्रा योजना के तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साल 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के यानी जमानत के लोन मुहैया कराना है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी, जो कि पूर्व विशेष सचिव हैं वाणिज्य मंत्रालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पांडे सर, आपका जैसा कि हमने कहा कि स्वागत है और बहुत ही बुनियादी सवाल सर कि मुद्रा योजना के तहत जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही संतोषप्रद हैं, बहुत ही खुशी देने वाले हैं कि अब तक बीते 8 सालों में 40.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी गई है। प्रधानमंत्री ने भी और वित्त मंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। आपकी प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए, ये योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 में, तो 8 साल हो गए हैं जी। और 8 साल में जो कुछ अचीव किया गया है वो एक अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तन तो है ही, उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी है। तो आप अभी आंकड़े बता रहे थे, 40 करोड़ 82 लाख और 23 करोड़ 2 लाख करोड़ का डिसबर्स किया गया। इससे आगे बढ़ के भी कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि इसमें से भी करीब करीब 85% तो ऐसे जो है जो छोटे लोन हैं जो 50,000 रुपए तक के हैं, जिनको शिशु लोन कहा जाता है मुद्रा लोन में, और उसमें करीब 15% है जो कि 50,000 से 5 लाख तक के हैं। तो केवल 2% है जो 5 लाख से ऊपर के 10 लाख तक के हैं। Okay. तो इससे भी ये है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है बहुत छोटे लोगों को हुआ है, जिनकी संख्या में समझिए 83% लोन दिए गए हैं नंबर में और 40% टोटल अमाउंट जो है 23 लाख करोड़ का, 24 लाख करोड़ का, उसका 40% भी इन छोटे लोगों को गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने की क़यामत बहुत सालों से चल रही है जी, उसका ये हिस्सा है कि सबका अपना मोबाइल हो, सबका अपना एक जी पांडे सर। तो जैसे कि डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना, और इस योजना के जरिए जैसा कि उन्होंने कहा कि 40.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन दिया गया है। और लोन देखिए 23.2 लाख करोड़ रुपए की राशि अब तक बांटी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है इस योजना की। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आगे अपने मेहमानों के साथ भी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बैंक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। आइए अब सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री के इस संबोधन का। President of the World Bank, Her Excellency, the Minister of Energy Transition and Sustainable Development of Morocco, my cabinet colleague Nirmala Sitharaman ji, Lord Nicholas Stern, Professor Sunstein, and other distinguished guests. Namaskar. I am delighted that the World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. जल बिंदु
निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च small drops of water when they come together fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together with many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. This is the core of mission life. Friends, the seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. Friends, people across the world hear a lot about climate change. Many of them feel a lot of anxiety because they do not know what they can do about it. They are constantly made to feel that only governments or global institutions have a role. If they learn that they can also contribute, their anxiety will turn into action. Friends, climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement. Making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. Friends, in this battle of mass movements and behavioral transformation, the people of India have done a lot in the last few years. People-driven efforts improved the sex ratio in many parts of India. It was the people who led a massive cleanliness drive. Be it rivers, beaches or roads, they are ensuring public places are free of litter. And it was the people who made the switch to LED bulbs a success. Nearly 370 million LED bulbs
have been sold in India. This helps in avoiding nearly 39 million tons of carbon dioxide emissions every year. The farmers of India ensure the coverage of nearly 700,000 hectares of farmland by micro irrigation. Fulfilling the mantra of per drop more crop, this has saved a huge amount of water. There are many more such examples. Friends, under Mission Life, our efforts are spread across many domains, such as making local bodies environment friendly, saving water, saving energy, reducing waste and e-waste, adopting healthy lifestyles, adoption of natural farming, promotion of millets. These efforts will save over 22 billion units of energy, save 9 trillion liters of water, reduce waste by 375 million tons, recycle almost 1 million tons of e-waste, and generate around $170 million of additional cost saving by 2030. Further, it will help us reduce the wastage of 15 billion tons of food. Let me give you a comparison to know how big this is. The global primary crop production in 2020, according to FAO, was about 9 billion tons. Friends, global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. Friends, I congratulate the World Bank team hosting this event, and I hope that these meetings will come up with solutions to nudge individuals towards behavior transformation. Thank you. Thank you very much. तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो कि विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। और जो विषय रहा वो ये कि कैसे हमारे आपके एक व्यावहारिक परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे हम निपट सकते हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उसके जरिए हम उस पर बहुत हद तक हम रोक लगा सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवहार परिवर्तन जो है वो उसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए, हर व्यक्ति हर घर से होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस से और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि हर घर के खाने की टेबल पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे और इसके खिलाफ लड़ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई विचार चर्चा खाने के टेबल पर होती है तो ये एक जन आंदोलन बन जाता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी एक जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने भी ये भी कहा कि मिशन लाइफ का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है
उसको डेमोक्रेटाइजेशन करने की है, उसे लोकतांत्रिकरण करने की है, ताकि हर कोई, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ सके। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री का, जो कि विश्व बैंक के संबोधन को मिशन लाइफ जो है उसके परिप्रेक्ष्य में संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे हम आगे और हम जैसा कि बात कर रहे हैं मनी मंत्रा की, और मनी मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा लोन योजना की, और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी, जो कि विशेष सचिव हैं वाणिज्य मंत्रालय में, और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो एक सफलता है इस योजना की, हम देख रहे हैं कि उससे लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, और जो डाटा आया है पांडे सर, उसमें यह कहा गया है कि कुल ऋण जो अभी तक वितरित किए गए हैं उसमें से करीब करीब 21% जो नए उद्यमियों हैं उनको स्वीकृत किया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो हमारा अभी लेबर मार्केट में हम देखते हैं कि 15 साल से 60 साल के बीच की उम्र में जी, जिसको हम नॉर्मली प्रोडक्टिव एज कहते हैं, उस ग्रुप में हमारी टोटल पॉपुलेशन का ऐसा अनुमान है कि करीब 40% लोग उसमें किसी न किसी प्रकार का रोजगार ढूंढ रहे हैं, और उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें सब तरह के रोजगार आ जाते हैं। इसमें रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है, और फुटकर रोजमर्रा के कमाने वाले भी हैं जी। तो उसमें ये जहां जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सबसे बड़ा उसमें ये मुद्दा रहता है कि हर एक को जो है वेज एम्प्लॉयमेंट सभी को देना संभव नहीं होता है। तो आज की नहीं, हमेशा से ये समस्या रही है। तो किस तरह से हम जॉब सीकर्स के साथ साथ जॉब क्रिएटर्स की भी एक बड़ा पूल तैयार कर सके। तो ये जो मुद्रा लोन स्कीम 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी और इसके 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बड़े ही अच्छे परिणाम आए हैं। आपने अभी आंकड़ा बताया ही कि करीब करीब 24 लाख करोड़ पैसा लोन दिया गया है। बिल्कुल, ये अगर केवल किसी को वैसे पैसा दे दिया जाता है तो जिसके साथ ये कि इसको वापस करना है, आप इससे कुछ उद्यम करिए, कुछ कमाइए, और 5 साल तक आसान शर्तों पर बिना किसी गारंटर के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना कोई घर जमीन रखे, गिरवी रखे, आपको ये लोन मिलता है। तो बड़ी इससे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि इससे एक ऐसा विश्वास आया है कि इसमें 83% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत छोटे लोन मिले हैं, 50,000 रुपए के ऋण लेके, और इनमें सब रिकवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। मतलब पिछले मार्च का डेटा केवल 3% ऐसे थे जहां जिनको कुछ दिक्कत हुई उसको लोन को वापस करने में, 97%। तो अगर ये और आगे बढ़ता है, और ये पूरा जितना बैंकों ने पैसा दिया है लोन के तौर पे पूरे भारत में, छोटे बड़े सब तरह के, उसका करीब करीब ये 6वां हिस्सा है। तो ये मैं समझता हूं ये आंकड़े बहुत ही चौंका देने वाले हैं, और ये बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं इस योजना के तहत वो इस बात के गवाह हैं कि वाकई लोग इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल, मेरा सवाल ये कि ये भी एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है कि जो अब तक पैसे दिए गए हैं, 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास ऋण वितरित किए गए हैं, उनमें से 70% जो लाभार्थी है वो महिलाएं हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण की बात है, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, वो उस दिशा में भी भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि ये बेसिक जो पर्पस इन लोन्स का है वो इनकम जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। आज हमारी महिलाएं भी इनकम जनरेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू वो पीछे नहीं है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 70% से ज्यादा लोन महिलाओं को दिए गए, क्योंकि इन लोन में खासियत ये है कि जिनको कोई लोन पहले कहीं किसी संस्था से, किसी बैंक से लोन नहीं मिलता था, क्योंकि कहीं पर भी आप बैंक में लोन के लिए जाइए
तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले गारंटी की बात करते हैं। लेकिन इस लोन की खूबी ये है कि इसमें न कोई कोलाटरल है, न कोई गारंटी की मांग है, और बहुत आसान शर्तों पे और बहुत आसान कागजात के माध्यम से ये लोन मिलता है। उसमें न कोई प्रोसेसिंग फीस है और बहुत आसान शर्त है जिसके तहत लोन की रीपेमेंट भी हो सकती है। तो ये मेरे को लगता है कि महिलाओं के लिए भी ये काफी एक तरह के सशक्तिकरण का एक नया एक उदाहरण है, जिसके थ्रू वो अपने आप को छोटे मोटे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, काफी महिलाएं हमने देखा कि अपने घरों में छोटे काम जैसे अचार बनाना, आम के पापड़ बनाना या मसाले बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज काफी बखूबी से काफी गांवों में, काफी कस्बों में चल रही हैं। और इनको सस्टेन करने के लिए जो धन की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, वो मुद्रा लोन के थ्रू पूरी हो रही है। इसमें पांडे सर एक बात और भी जो निकल कर सामने आ रही है आंकड़ों के हिसाब से, उसमें यह कहा गया कि जो ऋण है उनका जो वितरण हुआ है उस पे आंकड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक जो पहली कैटेगरी है शिशु श्रेणी की, हाँ। उसमें सर जो ऋण दिए गए वो सबसे ज्यादा 83% ऋण कैटेगरी इसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा ऋण लिए हैं। जो दूसरी दो कैटेगरी है किशोर, उसमें 15% है, और जो तरुण है उसमें 2% के आसपास जो है। तो ये भी काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सबसे पहला 50,000 से रुपए तक के जो ऋण है उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, 83% लोग हैं। यस। और अगर ये तो हुआ नंबर ऑफ लोन्स की बात कीजिए कि 83% शिशु लोन हुए और 15% किशोर। अगर इसमें हम देखें कि कितना लोन दिया गया है, जो 23 लाख करोड़ का अगर हम बंटवारा करें तो हम पाएंगे कि करीब 40% जो उसका वो है वो शिशु लोन में दिया गया है, 36% किशोर लोन में दिया गया है और 24% तरुण लोन में दिया गया है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण अभी देखने में आया पिछले साल से ही ये ट्रेंड कि नंबर ऑफ लोन्स जो हैं जितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं उससे कहीं तेजी से अमाउंट बढ़ रहा है। यानी कि पिछले साल का आंकड़ा था कि नंबर ऑफ लोन्स में 9% की वृद्धि हुई, लेकिन अमाउंट में 27% की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे ज्यादा और बड़े लोन की तरफ ज्यादा वो हो रहा है। किशोर लोन और तरुण लोन का संख्या भी अब बढ़ रही है, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हो सकता है कि जिन्होंने पहले शिशु लोन लिया उसको चुकाकर फिर अगली किश्त में वो किशोर लोन के लिए भी एलिजिबल हो गए, फिर वो लेकर फिर उनमें से कुछ तरुण लोन में भी आए। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। सर और भी इस विषय पर और भी पहलू हैं, हम उस पर विस्तार से करेंगे चर्चा आप दोनों मेहमानों से, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा लोन योजना की, और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, पॉजिटिव डेटा हैं कि लोग लगातार इस योजना के तहत इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन पांडे सर, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि जो लोन अमाउंट है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। मेरा सवाल ये कि अगर आपके पास आंकड़े हो कि वो कौन कौन से ऐसे उद्यमी हैं, किस उद्यम में वो लगाना चाह रहे हैं जिनमें आपने बताया कि वो जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, किस कैटेगरी में और किस तरह के व्यवसाय में? नहीं, जो अभी आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें लोन्स का केवल इन 3 भागों में ही कैटेगराइजेशन किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण लोन। इसके अलावा किस ट्रेड को कितना दिया गया है इस तरह का कोई आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ये जोड़ना चाहता हूं कि जो चीज इसको और आगे बूस्ट करने वाली है वो ये है कि अभी पिछले कुछ समय से डिजिटल लेंडिंग का महत्व बढ़ा है। ये जो लोग रोजगार ये कर रहे हैं, ये जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स को यूज करते हैं अपना पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कस्टमर से, तो इनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और इसके बाद वो मुद्रा लोन से भी ज्यादा लोन जो है लेने के लिए बैंकों में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पेमेंट हिस्ट्री है वो डिजिटल रखी, तो बैंकों के पास रिकॉर्ड है।
तो मुद्रा में उनको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं थी, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी। अब ये जो क्रेडिट हिस्ट्री है, डिजिटल हिस्ट्री है, ये उनके लिए आधार हो जाएगा कि मुद्रा से आगे भी 10 लाख से ऊपर भी आगे और अर्निंग है जो वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनिल, मैं ये सवाल उनसे भी पूछूंगा, पांडे सर से भी पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें हम सभी जानते हैं कि कोई एक निश्चित ब्याज दर नहीं है, जो अलग अलग बैंक हैं वो अलग अलग तरीके से इस पे ब्याज वसूल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसको भी एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है या होनी चाहिए? देखिए, जो ब्याज दर है वो समय के हिसाब से बढ़ती है। जैसे सबको मालूम है कि बैंक का जो रिजर्व बैंक रेट है, जो रिजर्व बैंक समय समय पर घोषित करता है, उसमें भी बदलाव होता है। और उसके साथ साथ जब हम ऋण की बात करते हैं तो उसमें जो ऋण लेने वाला है उसका प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हद तक उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इन लोन्स में हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, कोई कोलाटरल नहीं ले रहे हैं, कुछ गिरवी नहीं ले रहे हैं। तो हमेशा से ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है कि जो लोन का रेट है वो जो लोन लेने वाला है उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका प्रोफाइल क्या है और किस बिजनेस के लिए वो लोन लेने वाला है। अगर वो बिजनेस थोड़ा सा रिस्की है तो उसमें स्वाभाविक बात होती कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक उसमें चाहेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो, जिससे कि वो रिस्क कवर हो जाए। तो मेरे को लगता है कि फिक्स रेट इंटरेस्ट को अगर फिक्स करेंगे उससे कोई ज्यादा कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। इतनी फ्रीडम हमें बैंक्स को भी देनी चाहिए और साथ साथ मुद्रा लोन बैंक्स दे रहा है, उसके साथ साथ हमें बैंक्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। चलिए पांडे सर, आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होता है कि देखिए उनके सामने बहुत सारे बैंक्स हैं, वो इसी उसमें रहते हैं कि कौन सा बैंक कम लोन दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है। अगर एक स्ट्रीमलाइन हो जाए तो कोई भी बैंक वो चला जाके ले सकता है लोन। नहीं, ऐसा है, दो चीजें हैं क्रेडिट के मामले में, लोन के मामले में। एक है कॉस्ट और एक है एक्सेस, कि किसी भी कॉस्ट पर आपको मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो मुद्रा लोन से एक चीज तो एश्योर होती है कि वो एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। जहां तक कॉस्ट की सवाल है, जब ये मुद्रा योजना नहीं थी तब यही काम करने के लिए उनके पास जो प्राइवेट ऑप्शन थे, प्राइवेट पैसा लेकर जो काम करते थे, ऐसा तो नहीं था कि वो कोई नहीं कर रहे थे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, है ना। तो वो तो बहुत ज्यादा होता था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि ऐसे रोज सब्जी बेचने वाले हैं कि रोज मान लिया 1000 रुपए लिया रोज की तरह और उसका 10 रुपए दे दिया। उनको लगा ही नहीं कि 10 रुपए रोज का दे दिया कोई बड़ी बात है। 1000 रुपए लिया और एक दिन में 10 रुपए, लेकिन वो क्या है, 1% है और 1% रोज है, तो 1% डेली हो गया 365% साल। तो ये 10-12% सालाना उसमें देखा जाए तो कम नहीं है। क्योंकि जितना अगर फिर बाद में फिर उसमें अगर जाते जाएंगे कि सब्सिडाइज हो, फिक्स हो, तो फिर बैंकों में आपस में स्पर्धा नहीं रहेगी। ये सही कह रहे हैं कि बैंकों के अपने वित्तीय सेहत के लिए भी जरूरी है कि इस तरह की चीजें होती रहें। सर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे एक और सवाल है, वो हम रुकेंगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम इस प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल पहुंच चुके हैं, समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों से एक सवाल और उसका संक्षिप्त जवाब। पांडे सर, एक और जिस पर कि बहुत से लोग चिंता जाहिर करते हैं, आरबीआई ने भी कहा है कि कुछ ऐसे ऋण हैं जो कि एनपीए में वो तब्दील हो गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोई भी जब लेंडिंग का बिजनेस ही रिस्क से भरा है, अगर किसी बैंक को रिस्क नहीं लेना है तो उसको बैंकिंग बिजनेस में रहने का कोई वही नहीं है जी। लेकिन इसमें जो आंकड़े बताते हैं कि मार्च 22 का आंकड़ा मैंने अभी आपको शायद बताया था कि एनपीए केवल 3.17% है। 3.17%, यानी 97% लोन जो है वो ठीक ठाक उनका रिपेमेंट चल रहा है। तो ये मैं समझता हूं बहुत संतोषजनक आंकड़ा। चलिए डॉक्टर अनिल, आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, एनपीए की अगर हम बात करें और आंकड़ों के हिसाब से बात करें, एनपीए ज्यादातर जो बड़े लोन्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक जो उनको देते हैं उसके अंदर है। इन छोटे लोन्स में एनपीए की, अभी पांड्या साहब ने भी जो आंकड़े दिए, बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैंक मैनेजर है वो कॉन्स्टेंटली बोरोवर के टच में रहता है। तो की संभावना इन लोन्स में बहुत कम है। छोटा अमाउंट है, छोटे लोन्स हैं, और इसमें जो कैटेगरी ऑफ जो पर्सन्स है जिनको लोन दिया जा रहा है वो अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, उसमें जो आमदनी होती है उसका एक हिस्सा बैंक को रिपेमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत सीधा सच्चा, जिसको हम कहते हैं कि एक तंत्र बना हुआ है मुद्रा लोन का, जिसमें ईज ऑफ लोन भी है, ईज ऑफ रीपेमेंट भी है। अगर आप फोरक्लोजर भी करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। आज आप कमर्शियल बैंक के पास जाइए, आप कहें कि हमें ऋण का पहले भुगतान करना है, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। तो इस लोन की खूबी ये है कि आप सुगमता है जिससे आप लोन ले सकते हैं, और उतनी सुगमता से आप उसको रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि एनपी की संभावना इनके अंदर बहुत कम है। पांडे सर, एक सुझाव सोशल मीडिया के जरिए आपके लिए ये आया है कि जो लोग इस योजना के तहत ऋण लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस में जो आमदनी होती है जब वो उसको बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट बाकी डिपॉजिट स्कीम के मुकाबले कुछ ज्यादा होना चाहिए। एक सजेशन है। अच्छा, इससे लोग ज्यादा और भी मोटिवेट होंगे ऋण लेने के लिए। हाँ, ये ट्वीट किया जा सकता है, ये ट्वीट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक चीज मैं बताऊं कि इसमें जो लोन दिया जाता है वो ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 का लोन दिया तो 50,000 आपको एकमुश्त दे दिया गया और उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। ये एक ओवरड्राफ्ट की तरह होता है। आपने आज 5,000 निकाला, कल 10,000 निकाला, फिर 2,000 निकाला, तो जैसे जैसे निकालते हैं वैसे ही उसके हिसाब से उस पर ब्याज लगता है। तो ये ओवरड्राफ्ट है। तो आप जो उसमें इनकम में बचा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, तो वो आपके 12% या 10% जो ब्याज है उसको ही कम कर रहा है। आपको वास्तव में 12% उस पर ब्याज मिल रहा है। ऐसे में डॉक्टर अनिल, इस योजना का अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर कैसे देखते हैं, भविष्य कैसा देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर भारत की रीढ़ है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, फ्यूचर आप इसका कैसे देख रहे हैं? इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर मैं इस संदर्भ में देखूं कि आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं और आज हमारा भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर खड़ा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। ये भी एक किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करना है, भले वो छोटे स्तर पर शुरू करना है, तो आसान शर्तों पे आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। बाद में अगर उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसकी स्टेजेस है। आप शिशु से शुरू होकर तरुण तक जा सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो उसके बाद दूसरे जो तमाम तरह के लोन है स्टार्टअप स्कीम के अंदर में, उस लोन को आपको मिल सकता है। तो मेरे को लगता है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। इससे न केवल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है बल्कि इनकम का भी जनरेशन हो रहा है, और इस तरह की स्कीम्स हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ इस देश को ले जाने वाली है। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही खास कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।